नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये MLT का एग्ज़ाम पेपर देखेंगे आज, क्योंकि इसका हाफ पेपर मतलब आधा तो मैं डाल चुकी हूँ, आधा पेपर ये है जो, क्योंकि एक वीडियो में लंबा हो जाता, मैंने सोचा दो में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाने का या मतलब कराने का यही औचित्य रहता है कि देखो क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। ठीक है, कहीं के भी क्वेश्चन है उन्हें ज़रूर देखना अच्छे से, और ये ध्यान करना कि जैसे छंद, अलंकार, रस या साहित्य में मतलब किस साइड से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, जो हमेशा आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते क्लास। छात्राणा कृष्णा पटु के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त है? तो इसमें है कि जैसे कौन सा मतलब सूत्र प्रयुक्त है, इसमें तो ये बताना है। तो इसमें है यस निर्धारणम। तो मतलब ये इसमें जैसे समुदाय में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो, ठीक है, वो विभक्ति है ये। ठीक है, षष्ठमी और सप्तमी विभक्ति होती है ना, तो इसमें से जैसे ये कि जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी, उसमें भी यस निर्धारणम। ठीक है, इस तरह से। और ये विभक्ति पूछे तो कौन सी विभक्ति है, ये है अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है इसमें। ये सारी विभक्ति ना अच्छे से देख लेना। एक इंटरमीडिएट की बुक है संस्कृत व्याकरण के नाम से, उसमें बहुत अच्छे से ये सूत्र दे रखे। बस सिर्फ क्या करना, आपको ध्यान करना है कि इसके अंदर कैसी कैसी, हिंदी में भी लिख रहा है उसमें या संस्कृत में भी, कि इसके अंदर जैसे तृतीय विभक्ति में दे रखा है ये नंग बिकारा, मतलब यंग में किसी के भी कोई विकान है, जैसे काड़ा है, अंधा है, लूला है, मतलब तो कौन सा आएगा, तृतीय विभक्ति। और नमः स्वाति स्वाहा, मतलब किसी के लिए पूजा पाठ ये, और इस बात इन सब के लिए क्या आता है, चतुर्थी विभक्ति आती। तो कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आप देखोगे ना उसमें तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई छंद कैसा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। छंद कितने होते हैं? 2, मात्रिक और वर्णिक। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भृत्या का शाब्दिक अर्थ है, तो भृत्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेवक। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया था दयानारायण निगम ने, जो जमाना पत्र के संपादक थे, उन्होंने दिया था। और ये जो इनका बचपन का नाम क्या था, मूल नाम क्या था प्रेमचंद का? वो था धनपत राय, अगर पूछें तो। ठीक है, और उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से। और उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। दोपहर शब्द में कौन सा समास है? तो दोपहर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। दोनों पद प्रधान होते हैं किसमें? द्वंद्व समास में। मतलब पहला पद मतलब पहला उत्तर पद प्रधान, सॉरी दोस्तों, उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। ठीक है, और कर्मधार में होते हैं विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान, तो ये किसमें होंगे? कर्मधारय समास में। इस करुण कलित हृदय में अविकल रागिनी बसती है, ये पंक्ति किस कृति में की है? तो इस करुण कलित हृदय में अविकल रागिनी बसती है, ये पंक्ति है आंसू से। और आंसू किसकी एक स्मृति काव्य है या बृह काव्य है? तो ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो ये हैं भारतीय हिंदू द्वारा जो नाटक हैं। तो विद्या सुंदर है कि नाटक इनका चोर पंचाशिका, जो मतलब नाटक का अनुवाद करा। अगर पूछे तो विद्या सुंदर किसका अनुवाद है? तो ये संस्कृत का नाटक है चोर पंचाशिका, ठीक है, उसका अनुवाद है। आगे देखते हैं, यत शब्द का
इसमें जो पहले एक और आपके लिए बता दूं कि ये भारतेंदु से संबंधित जैसे नाटक हैं वो सब अच्छे से देख लेना, और इनकी पत्रिकाएं देख लेना, जैसे कवि वचन, सुधा, हरिवचन मैगजीन, बाला बोधनी की महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु की, थी वो थी बाला बोधनी। ठीक है, और इन्होंने किस किस मतलब स्थापना करी, जैसे इन्होंने कविता वर्धनी सभा, तदीय समाज, पेनी रीडिंग क्लब की मतलब स्थापना करी। इस तरह से ना इनके सारे अच्छे से देखना, भारतेंदु से बहुत अच्छे मतलब प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, यत सबका पुल्लिंग तृतीय बहुवचन का रूप क्या है? तो यत सबका पुल्लिंग तृतीय बहुवचन का रूप क्या है? ये है ऑप्शन डी सही होगा इसमें। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये किस में है? ये अनुच्छेद 343(1) में है। ये जो भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक ना, सारे अनुच्छेद देख लेना कि इसमें मतलब क्या क्या किस लिए है ये अनुच्छेद, क्योंकि इनसे तो एक क्वेश्चन आता ही है भाषा से संबंधित। इसमें तो शायद इस पेपर में तो 2-3 क्वेश्चन आए हैं। उम्दा शब्द का अर्थ है, तो उम्दा शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा। जयशंकर उदय शंकर भट्ट का नाटक क्रांतिकारी का प्रकाशन वर्ष है, तो उदय शंकर भट्ट का क्रांतिकारी का जो नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट के सारे नाटक देख लेना, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदय शंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अस्प। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा जेती अही जब अही सॉरी दोस्तों, ये है पंक्ति किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति किस कवि की हैं? ये जायसी की पंक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की। सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तद्धित प्रत्यय कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय कैसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वालों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन ऊपर आ जा लिख के अब बदल के भी आ सकता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से मतलब जो ये सारी अच्छे से तुम देख लोगे ना, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो मतलब बता सकते हो। ठीक है, गच्छेतम गम धातु का किस लकार का रूप है? तो आप पढ़ के भी याद कर लेंगे ना, पढ़ती पढ़ता पठनती, तो इस तरह से भी सारे अगर पढ़ के भी याद कर लेंगे, उससे भी बहुत सारे अपना धातु रूप आपके तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से है? गच्छेतम गम धातु का किस लकार का रूप है? ये है विधिलिंग लकार का। अब इसमें एक बार कहीं और भी आया था गच्छेतम कि विधिलिंग का कौन सा है, तो उसमें गच्छेतम माँ में हलंत नहीं था। ठीक है, एक जगह हलंत था, तो इस चीज़ का भी ध्यान करना कि कहाँ हलंत होता है, कहाँ हलंत नहीं होता। ये छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन एकदम खराब। ठीक है, अब लोट लकार आज्ञार्थक के उसमें प्रयोग होता है, लट लकार वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। जहाज का पंछी उपन्यास है, तो जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? ये इलाचंद जोशी का उपन्यास है। और इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, देवराज, ये कैसे उपन्यासकार हैं? ये मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। ठीक है, और प्रगतिवादी है ये यशपाल, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं यशपाल। मोहन राकेश के तीनों नाटक अच्छे से देख लेना। एक तो इनके आधे अधूरे है, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। ठीक है, पैरों तले जमीन इनका अधूरा है, जो कमलेश्वर ने पूरा करा था। हमारे आराध्य संस्मरण है, तो हमारे आराध्य किसका संस्मरण है? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है, हमारे आराध्य। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह में से कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? चिंतामणि नहीं है। चिंतामणि किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुँचाई और चितवन की छा, ये तीनों निबंध किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र के हैं। विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं? ललित निबंधकार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, ये कैसे? ललित निबंधकार है। ठीक है, और विद्यानिवास मिश्र के सारे निबंध अच्छे से देख लेना। छंद सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य हैं, तो छंद सूत्र की रचना करने वाले आचार्य कौन से हैं? तो ये आचार्य पिंगल हैं। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है? तो निर्मला में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है? तो वो उठाया अनमेल विवाह को। ठीक है,
अब देखो उसमें दहेज और अनमेल विवाह को उठाया है। अब इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, दहेज प्रथा को नहीं उठाया था उन्होंने, दहेज को उठाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बी तो गलत हो गया, तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें, अनमेल विवाह को। ठीक है, अगर दहेज होता खाली तो दोनों कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि इस उपन्यास में दहेज और अनमेल विवाह दोनों की समस्या को उठाया गया है। इनके जो उपन्यास हैं उनसे संबंधित ये देख लेना, जैसे इसमें पूछा है कि जैसे सेवा सदन में किससे संबंधित है, वेश्याओं से संबंधित है, इस तरह से, और मतलब किस किस चीज़ से। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन देखने का मतलब क्या होता है, लेखक वही है, हिंदी वही है, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है धीरे धीरे कि इसके अंदर क्या है, इसमें पूरा क्या मतलब क्या पूछा जाएगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय किसके लिए प्रयोग होता है, के लिए। यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है, तो यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, गवाक्ष, शोध, अनुसंधान और गवेषणा, ये अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है, तो जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। और ये जो उपन्यास है ये है, नीचे कमेंट करके मुझे बताना किसका है। ठीक है, पल पल में अलंकार है, तो पल पल में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अनेक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना जाता, देखो ये पूछा गया इसमें से कौन सा मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है। अब आगे हैं जैनेन्द्र है, इलाचंद जोशी है, जयशंकर प्रसाद नहीं है। जयशंकर प्रसाद कैसे लेखक हैं, ये ऐतिहासिक नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। मधु काकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, तो मधु काकरिया द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत कौन सा है, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, अरे याया बार रहेगा याद, अरे गुण सहसा उछली, ये किसके हैं, ये अज्ञे के यात्रा वृत्तांत है। जात्या ब्राह्मणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो जात्या ब्राह्मणा में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, प्रत्या आदि भ्या तृतीया उपसंख्यानम, तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। पद के साथी संस्मरण है, पद के साथी संस्मरण किसका है, महादेवी वर्मा का है, और उसमें कितने लेखकों का वर्णन है, 7 लेखकों का वर्णन है, इन्होंने महादेवी ने करवाया है। ठीक है, इसमें और आगे देखते हैं, इसमें 7 लेखक हैं, उसमें है रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं, और मैथिली शरण गुप्त हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जयशंकर प्रसाद हैं, और निराला हैं, और एक है निराला पंत है। ठीक है, इस तरह से ये 7। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भक्ति काल को। और रीतिकाल को क्या कहा जाता है, उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल को गद्य काल। और रीतिकाल का श्रृंगार काल, अलंकार काल किसे कहा जाता है, रीतिकाल को। 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है, 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी, 1975 ईस्वी में बम्बई में। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकीनंदन खत्री हैं। और जासूसी उपन्यासों के अगर जनक पूछे जाएं तो वो दोस्तों तिलस्मी एरी उपन्यासों के जनक पूछे जाएं तो कौन है, देवकीनंदन खत्री। और जासूसी उपन्यासों के जनक कौन है, गोपाल राम गहमरी। आगे देखते हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, अधितय का। जो वासुदेव नंदन की बुक है ना, उसमें से ये देख लेना कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसमें से ही ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है, तो ये कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं। और कामायनी किसकी पंक्ति वो रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। और कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। उनको क्रम से देख लेना, जैसे लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद,
इस तरह से, ठीक है। और पूछ लेते हैं कि लास्ट कौन सा है, तो वो है आनंद। क्रम से होगा ना, तो पूरे तो जैसे 15 याद करे हुए होंगे ना कि कौन कौन से हैं, तो इस तरह से अगर कोई सा भी पूछ लेना कहीं से कि चौथा सर कौन सा, पांचवा कौन सा, तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो उन्हें क्रम से याद जरूर कर लेना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान किसमें है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राजभाषा का प्रावधान किसमें है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। अगर अव्यय होता तब भी सही होता है यहाँ। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो मुक्तिबोध की कविता जो ब्रह्म राक्षस है वो चांद का मुंह टेढ़े में संकलित है, ठीक है। अब मुक्तिबोध की एक रचना है अंधेरे में, तो वो अंधेरे में जो रचना पहले प्रकाशित हुई थी तो किस नाम से हुई थी? आशंका के दीप अंधेरे में नाम से। तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। तुम चंदन हम पानी और मैंने शिल्प ऊंचाई और भी है, अरे इनके कम से कम 25-30 निबंध है, ठीक है। इन्हें थोड़ा अगर जो जैसे हाँ ठीक, हरिशंकर परसाई के निबंध भी याद कर लेना है। ये व्यंग्य लेखक है हरिशंकर परसाई, इनके निबंध और विद्यानिवास मिश्र के, इनके निबंध बहुत सारे दे रखे। तो इन्हें क्या, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इनको एक एक पेपर में लिख के अलग अलग, और पहले 2-4 दिन ऐसे स्थान पर लगाओ कि जहाँ आप बार बार इन्हें देखते रहो, तो 2-3 दिन में आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। यही ट्रिक है इनके याद करने की। आगे देखते हैं, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं। तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। गंगा उत्कम में कौन सी संधि है? तो गंगा उत्कम में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है। गंगा धन उद्गम, तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ए और ओ गुण संधि के होते हैं वर्ण, और वृद्धि संधि के होते हैं आई अरऊ, और दीर्घ संधि में आ ई उ, ठीक है। यड़ संधि की पहचान ज़्यादातर यह है कि इसमें आधा वर्ण अवश्य होगा, जहाँ से मतलब आपका संधि होगी वहाँ आधा वर्ण अवश्य आएगा। बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बसोवो गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदयशंकर भट्ट ने किस उपन्यास में वर्णित किया है? तो उदयशंकर भट्ट का कौन सा उपन्यास है जिसमें उन्होंने बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बसोवा गांव के मछुआरों को जीवन कथा को वर्णित किया है? तो वो है सागर, लहरें और मनुष्य। निराला की बादल लाख कविता कितने खंडों में है? तो निराला की बादल लाख कविता कितने खंडों में है? वो 6 खंडों में है, ठीक है। अगर बादल कविता आ जाए तो वो किसकी है? पंत की है बादल कविता, ठीक। और अगर पूछे निराला का बचपन का नाम क्या था? तो निराला का बचपन का नाम था सूर्य कुमार। ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि कौन है? निराला है। छायावाद में मतलब सर्वाधिक संवाद शैली का प्रयोग किसने किया है? तो वो निराला ने किया है, ठीक है। और ये जो है निराला की बादल राग कविता, ये किस में संकलित है? ये परिमल में संकलित है, ठीक। आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब देखती हूँ आदिकाल भक्तिकाल के जो क्वेश्चन अपना चला रहे थे वो करवाऊंगी कुछ, या भाषा से संबंधित, ठीक है। इस तरह से अपने क्वेश्चन करेंगे आगे के, थोड़ी थोड़ी अपना आगे की तैयारी करते रहेंगे, ठीक। और अपना लगातार अभ्यास प्रयास करते रहो, क्योंकि सिर्फ इतने ही क्वेश्चनों से काम नहीं चलता, ठीक। इससे ये है कि जो मतलब थोड़ा सा मेरा अनुभव रहता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आपके पास जो भी है उसे प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, लेकिन क्वेश्चन डेली करना, ठीक है। एक दिन भी ऐसा नहीं करना कि क्वेश्चन नहीं करना, चाहे 50 ही क्वेश्चन लगाना, लेकिन क्वेश्चन जरूर करना, ठीक। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।